खबर तह तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है डॉन। 1978 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे चंद्रा बरहेट। इस फिल्म की मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने निभाई थी, जबकि इस फिल्म के सह कलाकारों में से प्राण, हेलन आदि प्रमुख थी। विलेन के रूप में मुख्य भूमिका जहाँ ओम शिवपुरी ने निभाई थी, वहीं सहायक विलन के रूप में मैकमोहन की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। यह फिल्म कई फिल्मफेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित की गई थी, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए आशा भोसले को और सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए किशोर कुमार को पुरस्कृत किया गया था। यह फिल्म अपने बेहतर दृश्यांकन के साथ साथ बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और श्रुति मधुर गाने के लिए भी जाना जाता था। इस फिल्म के डायलॉग की बात करें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सोनिया, नीचे तुम्हारी आंटी ढेर सारे अंकल के साथ खड़े हैं। डीएसपी, गिरफ्तार होने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं और तुम्हारा इस प्रकार से आगे बढ़ना या इस लड़की के सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। इस रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, या तुम जानती हो या फिर मैं जानता हूँ, लेकिन पुलिस को यह नहीं मालूम यह रिवॉल्वर गोलियों से भरी हुई है या खाली। कहाँ तो डॉन दनादन गोलियां चलाते हुए लोगों की जान ले लेता है और कहाँ मैंने तो ज़िंदगी में कभी गोलियां भी नहीं खेली। ना डीएसपी साहब, ना मुझसे यह काम नहीं होगा। अब बात इस फिल्म के श्रुति मधुर गाने की जाए तो इस फिल्म में कई श्रुति मधुर गाने थे, जिसमें से कुछ को मैं आपके लिए गुनगुना रहा हूँ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है उसको या मर जाना है। भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर ये ऐसा मचे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। जय हो राधे श्याम की, जय हो सीताराम की, जय हो बम्बई धाम की। ई है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। ई है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ। सोने चांदी की डगरिया पे, जादू की डगरिया पे, माया की नगरिया पे, झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। यह बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन।
मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, डॉन डॉन डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना, प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार पे मिट जाना, मुश्किल है तेरा यहाँ बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म डॉन की पूरी कहानी। फिल्म डॉन की कहानी लाल रंग की एक कार के एक सुनसान जगह में रुकने से शुरू होती है। इस कार के रुकते ही मैदान में एक तरफ से राज सिंह और दो अन्य अपराधी कार की तरफ आकर उससे थोड़ी दूर पहले रुक जाते हैं। तब उस लाल कार से हाथ में एक ब्रीफकेस थामे डॉन, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, वह उतरता है और राज सिंह तथा अन्य दो अपराधी की तरफ बढ़कर उससे कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। राज सिंह डॉन से पूछता है क्या वो अपने साथ सोना लेकर आया है। इस पर डॉन कहता है कि हाँ, तुमने जितना सोना कहा था उतना सोना लेकर आया हूँ, पैसे देकर सोना ले लूँ। इस पर राज सिंह कहता है कि पैसा देकर तो सोना बाजार से भी खरीदा जा सकता है। और ऐसा कहते हुए वे तीनों अपराधी डॉन को अपने पिस्तौल के निशाने पर लेकर जल्दी से सोना दे देने की बात करता है। तब डॉन कहता है कि ऐसा करते हुए तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। यह कहने के साथ ही डॉन अपने हाथ में थामे हुए ब्रीफकेस को उसकी तरफ उछालकर धमाका कर देता है, जिसमें राज सिंह समेत तीनों अपराधी की मौत हो जाती है। डॉन के आपराधिक कृतित्व कई देशों में फैला हुआ है, जिस कारण इंटरपोल को भी उसकी तलाश है। और इस सिलसिले में इंटरपोल का एक अधिकारी R.K. मलिक, जिसकी भूमिका पिंटू कपूर ने निभाई है, वह हवाई जहाज़ से भारत आता है और यहाँ की पुलिस पदाधिकारी, जिसमें DSP सिल्वा, जिसकी भूमिका इफ्तिखार ने निभाई है, इंस्पेक्टर वर्मा, जिसकी भूमिका सत्यम कपूर ने निभाई है, और कुछ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करता है और डॉन से संबंधित कुछ रिपोर्ट पेश करता है। डॉन से संबंधित कुछ रिपोर्ट DSP सिल्वा भी R.K. मलिक को देता है और तब सब मिलकर डॉन को पकड़ने की योजना बनाते हैं। इस बीच डॉन अपने अड्डे पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देता है और जब नारंग, जिसकी भूमिका कमल कपूर ने निभाई है, वह इसे अपने काम का आदमी होने का बात करता है, तब डॉन रमेश से कहता है कि इसके जूते उतारो। जब उसके दाएं पैर का रमेश जूता उतारता है तो उसके जूते के सोल में कुछ कागज़ के पुर्जे मिलते हैं, जिसमें डॉन और उसके गैंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसके आपराधिक ठिकाने और कुछ फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। तब डॉन कहता है कि दरअसल वह पुलिस का आदमी था, जिसे नारंग अपना महत्वपूर्ण व्यक्ति बता रहा था, इसलिए मैंने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अपने इस खुफिया गुप्तचर की हत्या को लेकर इंटरपोल का पदाधिकारी R.K. मलिक DSP सिल्वा से बात करता है कि उस खुफिया की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी, फिर उसके पुलिस का खुफिया होने की जानकारी डॉन को कैसे लग गई। इस पर DSP सिल्वा उन्हें अपने पुलिस पर शक नहीं करने की बात करता है और तब वह कहता है कि भले ही पुलिस का आदमी उससे नहीं मिला हो, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि उसके ही कुछ आदमी पुलिस से मिल गए हों। और फिर वह इंस्पेक्टर वर्मा की कीमती घड़ी देखकर थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है और उस पर अपराधियों से मिले होने की शंका व्यक्त करता है। तब इंस्पेक्टर वर्मा उस घड़ी को गिफ्ट में मिली हुई घड़ी बताते हैं और इंटरपोल अफसर R.K. मलिक के जानने के बाद DSP सिल्वा और इंस्पेक्टर वर्मा भी वहां से चले जाते हैं। डॉन के गैंग पर इंटरपोल और भारतीय पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर इस गैंग के एक सदस्य रमेश पर उसकी प्रेमिका कामनी, जिसकी भूमिका हेलन ने निभाई है, बार बार उसे इस गैंग को छोड़ देने के लिए दबाव बनाती है। एक दिन जब वह रमेश पर डॉन के गैंग को छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी, तभी रमेश की बहन रोमा, जिसकी भूमिका जीनत अमान ने निभाई है, वहाँ आती है। कामनी रमेश की बहन और अपनी दोस्त रोमा से कहती है कि मेरे कहने के बावजूद तुम्हारा भाई रमेश डॉन गैंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब रमेश बताता है कि डॉन गैंग को छोड़ने की बात सोचते ही डॉन को इसकी भनक लग जाएगी और फिर वह उसे एक पल के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब रोमा उसे विदेशी पासपोर्ट और वीज़ा देकर कहती है कि तुम्हें डॉन से बचाने की मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है, तुम बिना किसी को कुछ बताए आज ही जितना जल्दी हो सके यहाँ से विदेश चले जाओ,
फिर डॉन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि रोमा और रमेश और उसके गर्लफ्रेंड कामनी के बीच की ये सारी बातें बहुत ही गोपनीय तरीके से की गई थी, लेकिन फिर भी डॉन को इसकी भनक लग जाती है। और जब नारंग डॉन से रमेश के गैंग छोड़ने की बात बताते हुए कहता है कि इस गैंग को छोड़ने के बाद रमेश हमारे गैंग के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा, तब डॉन हर चीज़ की जानकारी होने की बात करते हुए जिस होटल में रमेश ठहरा हुआ है वहाँ चला आता है। डॉन जब रमेश के ठहरने वाले होटल में आकर उसके कमरे के दरवाजे को थपथपाता है, तब रमेश उस समय वहाँ से विदेश भागने की तैयारी कर रहा होता है। किवाड़ थपथपाने की आवाज़ सुन वह आगंतुक को लेकर सवाल करता है, तो इधर से आगंतुक खुद को डॉन होने की बात बताता है। इसके बाद रमेश अपने ब्रीफकेस उठाता है और डॉन के लिए दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने के लिए बात कहकर खुद तेज़ी से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वह एक टैक्सी पकड़कर तेज़ी से एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहता है, ताकि वहां से वह विदेश जाकर खुद को डॉन के चंगुल से बचा सके। टैक्सी तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ जा भी रही होती है, तभी बीच रास्ते में अचानक टैक्सी रुक जाती है। तब रमेश ड्राइवर से टैक्सी के रुकने का कारण जानना चाहता है और इसे बताने के लिए जब ड्राइवर मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो रमेश हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि डॉन है। इसके बाद डॉन उसके साथ वहीं कुछ ऐसा करता है जिससे और फिर उसे अस्पताल पहुंचा देता है, जिससे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ उसकी बहन रोमा और कामनी आती है। कामनी अपने प्रेमी के डॉन के द्वारा इस प्रकार से मारे जाने की बात सोचते हुए डॉन से बदला लेने का प्रण करती है। एक दिन कामनी उस होटल में पहुंचती है जिसमें डॉन ठहरा हुआ है। वह हाथ में शराब का जाम लिए डॉन के कमरे में प्रवेश कर शराब का जाम डॉन को देते हुए उससे प्यार करने की बात करती है। तब डॉन उससे कहता है कि उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो या तो बहुत देर से आती है या बहुत जल्दी आ जाती है। फिर वह कामनी जो उसे सोफिया के नाम से अपने को परिचय कराती है, उसके बहुत जल्दी खुलकर इस प्रकार से बातें करने पर भी अपनी नाराज़गी प्रकट करता है। डॉन के नाराज़गी प्रकट करने के बावजूद कामनी उससे बातें करती है और अपने प्रेम की जाल में फंसाकर बदला लेने का प्रयास करती है। इस बीच डॉन कहीं जाने के लिए तैयार होने वॉशरूम जाता है। तब कामनी उस तकिए के नीचे रखी पिस्टल की गोली को निकाल लेती है और पुलिस को फ़ोन करती है कि डॉन यहाँ से निकलने वाला है। तब डीएसपी सिल्वा उसे कुछ देर वहाँ और थोड़ी किसी तरह से फंसा कर रखने की बात करता है। इस बीच जब डॉन वॉशरूम से वापस आता है और कामनी को फ़ोन पर बात करते हुए देखता है, तब कामनी उसे अपने आंटी से ज़रूरी बात करने की बात कहते हुए कहती है कि इस समय मेरी आंटी घर पर नहीं है और जब तक वह वापस अपने घर आए तब तक यह डॉन के साथ ही यहीं रुकेगी। और ऐसा कहते हुए वह नृत्य और संगीत से उसे तब तक फंसाए रखने का प्रयास करती है जब तक कि पुलिस वहाँ न आ जाए। कामनी के नृत्य और संगीत के दौरान गाए जा रहे गाने की आवाज़ से डॉन को कुछ शंका होती है। वह अपने कमरे का पर्दा हटाकर बाहर देखता है तो पाता है कि नीचे पुलिस खड़ी है। इसे देख वह कामनी से कहता है कि नीचे आंटी के साथ बहुत सारे अंकल खड़े हैं। तब डीएसपी सिल्वा डॉन को चारों तरफ से घिर जाने की बात बताते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। उसके बाद डॉन अपना रिवॉल्वर लिए हुए कामनी के पास आता है। कामनी उसे बताती है कि वह रमेश की प्रेमिका है और उससे अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए ही यहाँ आई है। उसने उसके पिस्तौल की सारी गोलियां निकाल लेने की बात बताते हुए उसे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात कही। इस पर डॉन रिवॉल्वर के चैम्बर को खोलकर देखता है तो पता चलता है कि उसमें सचमुच गोली नहीं है। फिर वह कामनी से कहता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। वह कामनी को बताता है कि उसके पिस्तौल में गोलियां नहीं है, इसे सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। इसके बाद वह कामनी के मुंह पर टेप साट कर उसके सिर से रिवॉल्वर की नाल सटाए हुए कमरे से बाहर निकलता है। डीएसपी सिल्वा के साथ पुलिस को अपनी तरफ बढ़ते देख डॉन कहता है कि गिरफ्तार होने की उसे बिल्कुल ही आदत नहीं है। ऐसे में पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं करे, वरना वह गोली चलाकर कामनी की हत्या कर देगा। ऐसा करते करते वह कामनी संग अपनी कार के निकट पहुंचकर जबरन कामनी को कार में बिठाकर वहां से फरार हो जाता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। रमेश और उसकी प्रेमिका की हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर पुलिस थाना आता है। यहाँ इंस्पेक्टर वर्मा रोमा को बुलाते हैं और डॉक्टर
द्वारा उसके भाई और उसके भाई की प्रेमिका की हत्या कर दिए जाने की जानकारी देता है। डॉक्टर उसे इस हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हुए अपने भाई तब उसकी प्रेमिका का शव लेने का आग्रह करता है। इस पर रोमा डॉक्टर को कुछ रुपये देते हुए सबका अंतिम क्रिया कर देने की प्रार्थना करते हुए कहती है कि वह अपने भाई के शव को देखने नहीं जाएगी, क्योंकि अभी उसे अपने भाई और उसकी प्रेमिका की हत्या करने की योजना बनानी है। थाना से निकलकर रोमा सीधा एक जूडो कराटे ट्रेनर दयाल के पास जाती है और उसे जूडो कराटे सिखा देने की प्रार्थना करती है। इस पर दयाल उसके कोमल नाजुक बदन को स्पर्श करते हुए कहता है कि तुम्हारा यह इतना कोमल शरीर जूडो कराटे के लिए नहीं बना है, बल्कि मेरे संग प्यार करने के लिए बना है। और दयाल के ऐसा कहते ही रोमा उसे एक झन्नाटेदार चपत लगा देती है। तब जमाल कहता है कि वह उसकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जूडो कराटे भी उसी के काम आता है जिसमें हिम्मत हो। इसके बाद वह रोमा को जूडो कराटे के सारे करतब सिखा देता है। रोमा इसके बाद एक होटल में, जहां डॉन के गैंग का सदस्य मैक, जिसकी भूमिका मैकमोहन ने निभाई है, और नारंग बैठा हुआ है, वहां आकर एक कुर्सी पर काफ़ी रौबदार अंदाज में बैठ जाती है। अभी वह कुछ ही देर उसे बैठे हुए हुआ है, तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आकर उसे होटल की जगह थाना चलने की बात करते हैं, क्योंकि उसके नाम एक हत्या का आरोप है। वह अभी कहीं नहीं जाने की बात करती है तो पुलिस उसे जबरन थाना ले जाने के लिए बढ़ती है। इसे देख रोमा अपने कमर में छुपाई रिवाल्वर को निकालकर धनाधन गोलियां चलाकर दोनों पुलिस वाले को जान से मार देती है और वहां से फरार हो जाती है। फरार होने के लिए वह जिस गाड़ी को लेती है उसमें डॉन गैंग का सदस्य मैक और नारंग बैठा हुआ है। रोमा रिवाल्वर दिखाकर दोनों को अपने वश में कर लेती है और खुद कार चलाते हुए भागने लगती है। तभी सामने पुलिस दिखाकर मैक ड्राइविंग सीट खुद संभाल लेता है और गाड़ी को तेज़ी से भगाते हुए अपने गैंग के अड्डे पर ले जाता है। हालांकि रोमा के वहां ले जाने का वहां मौजूद अन्य अपराधी विरोध करते हैं, लेकिन मैक और नारंग खुद उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी का सर्टिफिकेट देकर उसे गैंग में शामिल करा देता है। इस ग्रुप में भले ही रोमा शामिल हो गई, लेकिन डॉन के लिए अभी उसकी ताकत और बुद्धि को आजमाना बाकी था, लिहाजा उसने अपने ही एक आदमी से इसके ऊपर हमला करवा दिया। रोमा ने उस आदमी को पीट कर उसका कचूमर निकाल दिया। इसे देखकर डॉन अपने कमरे से वेरी गुड करते हुए नीचे आता है। वह रोमा की फुर्ती और बुद्धिमत्ता का कायल हो जाता है। वह उसकी तुलना काफ़ी फुर्तीली, आक्रमणकारी और बुद्धिमान माने जाने वाली जंगली बिल्ली से करके उसकी प्रशंसा करता है। वह ऐसी जंगली बिल्ली को पसंद करने की बात करते हुए रोमा को अपने साथ काम करने की अनुमति भी दे देता है। इसके बाद खुशी में भरकर रोमा अपने जूडो कराटे ट्रेनर दयाल के पास जाती है। यहाँ वह होटल में पुलिस का नकली किरदार निभाने वाले सभी ड्रामा आर्टिस्टों को पुरस्कार देते हुए उसके कामों की सराहना करती है। इसके साथ ही वह इन सभी ड्रामा आर्टिस्टों को यह चेतावनी भी देती है कि उसमें से अगर किसी ने भी ड्रामा आर्टिस्ट ने होटल में ऐसे नकली किरदार निभाने को लेकर कभी भी कहीं भी किसी से चर्चा की तो इस बार जो उसके शरीर में गोली मारी जाएगी वह पहले की तरह नकली नहीं होगी, बल्कि असली गोली होगी। डॉन के गैंग में एक दिन रोमा, मैक, विक्रम और कुछ अन्य अपराधी बैठकर ताश खेल रहे होते हैं, मदिरा पान कर रहे होते हैं। तभी नारंग चिंतित अवस्था में आकर इन सबको एक फ़ोन के आने को लेकर सवाल करता है। इस पर डॉन लापरवाह ढंग से नहीं आया है तो आ जाएगा कहकर ताश खेलने में मशगूल हो जाता है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से माल निर्धारित जगह पर भिजवा दिए जाने की बात कही जाती है। डॉन अलमारी से सोना अपने ब्रीफकेस में भरता है। तभी उसे अलमारी में एक लाल रंग की डायरी मिलती है। इसके बारे में पूछने पर नारंग बताता है कि इस डायरी में अपने काम के सभी लोगों के फ़ोन नंबर और उनका पता ठिकाना लिखा हुआ है। वह इस डायरी को भी अपने कब्जे में ले लेता है। ब्रीफकेस में भरे सामान को लेकर डॉन अपने लाल रंग वाली कार से ही निर्धारित जगह पर जाता है। इस बीच रोमा डीएसपी सिल्वा को उस बात की सूचना दे देती है। इस कारण जब निर्धारित स्थान पर गाड़ी रोककर डॉन उन लोगों की तलाश करता है जिसे उसे अपने साथ लाए सोने और अन्य सामानों को देकर पैसे लेने हैं, लेकिन यहाँ उसे डीएसपी सिल्वा पुलिस के साथ खड़ा दिखाई मिलता है। डीएसपी सिल्वा डॉन को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देता है और इसके लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने के लिए कहता है। हाथ में ब्रीफकेस लिए डॉन धीरे धीरे डीएसपी सिल्वा और पुलिस की तरफ बढ़ता है। इस ब्रीफकेस में रखे ढेर सारे कीमती सामान लेकर
उसे जाने देने की बात वह डीएसपी सिल्वा से करता है, लेकिन डीएसपी सिल्वा को अपने फैसले पर अडिग देख डॉन ब्रीफकेस को उसकी तरफ उछालकर फिर एक बड़ा धमाका करता है और वहां से अपनी कार में बैठकर भागता है। डीएसपी सिल्वा के नेतृत्व में पुलिस उसका पीछा करती है। पीछा करने के क्रम में एक जगह डॉन की कार एक दूसरे कार से इतने भयानक ढंग से टकरा जाती है कि वह चलने में असमर्थ हो जाती है और डॉन को उसे छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। और इस क्रम में वह एक चलती हुई रेलगाड़ी पर चढ़कर भागने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें असफल होने के बाद पैदल ही दौड़कर भाग रहा होता है। इसी क्रम में डीएसपी सिल्वा उसे गोली मारते हैं। गोली लगने के बावजूद डॉन वैसे ही भागते हुए एक ब्रिज से नदी में छलांग लगा देता है। पुलिस उस ब्रिज वाले नदी की घाट में डॉन को ढूंढ रही होती है, लेकिन वह नहीं मिलता है। इस बीच डीएसपी सिल्वा किसी आवश्यक कार्य से कुछ देर तक वहां से जाने की बात कहकर वहां से निकलता है। अभी वह अपनी गाड़ी से थोड़ी ही दूर गया होगा कि पीछे से डॉन ने उसके सिर पर पिस्तौल की नली सटा दी और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से भागने के लिए कहा। इस पर तेजी से गाड़ी भगाते हुए डीएसपी सिल्वा ने डॉन से खुद को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, क्योंकि इसके बाद ही पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा सकती है और इस समय उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉन इसे मानने से इनकार करते हुए फिर दोहराता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं असंभव है। फिर वह डीएसपी सिल्वा को धमकाते हुए गाड़ी को और तेज भगाने की बात करते हुए कहता है कि वह कोई चालाकी नहीं दिखाए, क्योंकि वह उसके ठीक पीछे अपनी पिस्तौल की नाल उसके सिर को निशाने पर लिए हुए बैठा है और उसकी एक भी चालाकी उसे मौत तक पहुंचा सकती है। इसके बाद डीएसपी सिल्वा बहुत दूर तक गाड़ी को भगा कर ले जाता है और एक जगह यह देखने के लिए कि डॉन का ध्यान भंग हुआ है या नहीं, वह पीछे मुड़ता है तो डॉन को गाड़ी की पिछली सीट पर दम तोड़े हुए पाता है। इसके बाद वह गाड़ी को सीधे भगाकर एक चर्च में ले जाता है और वहाँ फादर से मिलकर उसे दफना दिए जाने के लिए राजी करता है। वह डॉन के मारे जाने और उसके पास से एक महत्वपूर्ण डायरी प्राप्त होने की बात को राज बनाए रखता है। चर्च के फादर और डीएसपी सिल्वा के अलावा ना तो पुलिस, ना अपराधी और ना ही कोई अन्य व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि डॉन की मृत्यु हो गई है। यहाँ तक कि मीडिया द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में भी डीएसपी सिल्वा ने डॉन के एक नदी में कूदने के बाद फिर उसके दूसरे तरफ से भागते हुए दिखाई पड़ने की बात के अलावा यह कहकर आगे कुछ भी नहीं बताया कि जैसे ही डॉन पकड़ा जाएगा उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी, मीडिया वालों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। डॉन के पुलिस मुठभेड़ के दौरान इस तरह गायब हो जाने को उसकी मौत बताते हुए जूडो कराटे का ट्रेनर दयाल रोमा से डॉन की मौत हो जाने की संभावना व्यक्त करता है, लेकिन रोमा उसकी इस बात से खुश होने की जगह उल्टे दुखी हो जाती है और कहती है कि काश वह जिंदा बचता। इस पर दयाल कहता है कि वह तो खुद ही डॉन को मारना चाहती थी और अब जब डॉन मर गया है तो फिर उसकी ज़िंदगी की कामना करने लगती है। तब वह कहता है कि डॉन के साथ रहते हुए शायद उसके मन में ऐसा परिवर्तन हो गया है। इस पर रोमा कहती है कि उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दरअसल वह खुद अपने हाथों से डॉन को मारकर अपने भाई रमेश और उसकी प्रेमिका कामनी की मौत का बदला लेना चाहती थी। डीएसपी सिल्वा अपने मातहत पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा से एक मामले की फाइल को लेकर सवाल करता है। कुछ दिन पहले एक नाच गाना करने वाला विजय, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, वह अपने साथ लाए बच्चों के पिता के खोने की शिकायत दर्ज कराने यहाँ आया था। उसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी है? फिर वह उसे अधिकारी को मामला दर्ज किए जाने की कॉपी निकाल कर देता है और उस व्यक्ति विजय का पता लगाने के लिए कहता है। अपने मातहत अधिकारी से नाचने गाने वाले विजय का पता प्राप्त कर डीएसपी सिल्वा उस नाचने गाने वाले विजय से मिलने खुद पहुँच जाते हैं। वहाँ विजय अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ में लिए हुए प्रेमपूर्ण ढंग से उससे बातें कर रहा होता है। वहाँ पहुंचकर डीएसपी सिल्वा उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। उसके ऑफिस पहुंचने पर डीएसपी सिल्वा उसे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि यह फ़ोटो डॉन की है। इस पर वह विजय कहता है कि यह फ़ोटो तो उसका है। तब डीएसपी सिल्वा फिर कहता है कि यह फ़ोटो उसकी नहीं बल्कि डॉन की है। उसके बाद वे विजय से डॉन के मारे जाने की बात बताते हुए कहता है कि यह बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। तब विजय कहता है कि यह बात वे उस जैसे नाचने वालों को क्यों बता रहे हैं। तब वह विजय से डॉन की जगह लेने की बात करते हैं। पहले तो विजय इस बात से साफ इनकार कर देता है कि कहाँ तो डॉन बात बात में गोली चलाता है, लोगों की जानें ले लेता है, और कहाँ मैंने तो कभी ज़िंदगी में गोलियाँ भी नहीं खेली।
मैं तो सिर्फ नाच और गाना जानता हूँ। तब डीएसपी सिल्वा उसे हर प्रकार की ट्रेनिंग देने की बात करता है। इसके बावजूद विजय इस जोखिम वाले काम को करने से यह कहकर इनकार कर देता है उसे दो तरफ से खतरा है। पुलिस वाले उसे डॉन समझकर हानि पहुंचा सकता है और डॉन के गैंग को पता चलेगा तो वह इसकी बोटी बोटी काट देगा। और अब वह अकेला भी तो नहीं है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। उसके साथ कुछ अगर हो जाता है तो इन बच्चों का क्या होगा। इसके बाद डीएसपी सिल्वा उसे यह कहकर मोटिवेट करते हैं कि पुलिस से तो वे निपट लेंगे और बता देंगे कि तुम मेरे आदमी हो, और डॉन के गैंग में रहते हुए भी खुद वे उस पर नज़र बनाए रखेंगे ताकि डॉन के कोई व्यक्ति उसे कुछ खतरा नहीं पहुंचा सके। साथ ही इस तरह से वो ट्रेंड करेंगे कि पहले तो डॉन के गैंग को इसे लेकर कोई शंका ही नहीं होगी, और उस पर से भी वे उसकी सुरक्षा को लेकर नज़र रखेंगे। रही बात इन बच्चों की, तो अगर वह अपने संग इन बच्चों को रखेगा तो वह सिर्फ इसे नचनिया और गवैया बनाएगा, लेकिन उसके डॉन बनने के बाद जब वे बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो मैं उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। यह बात सुनकर विजय डॉन बनने के लिए तैयार हो जाता है। विजय के साथ जो 2 बच्चे हैं वह जगजीत यानी जेजे का बच्चा है, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है। वह जेल में बंद है और अक्सर अपनी बैरक के झरोखे से बाहर देखने का प्रयास करता है ताकि अपने बच्चे को देख सके। उसकी यह हरकत देख उसके बैरक में रह रहे एक अन्य कैदी ने उसे ढांढस बनाते हुए कहा कि बस महीने 2 महीने की तो बात है, फिर बाहर जाकर अपने बच्चों से मिल लेना। इस पर जगजीत यानी जेजे उसे अपनी कहानी बताते हुए अपने किए हुए कर्मों पर पछताता है और जमाने की व्यवस्था को लेकर गुस्सा प्रकट करता है, जो चाहने के बावजूद किसी अपराधी को सुधरने का मौका नहीं देता। जेजे पहले डॉन के ग्रुप में काम करता था, बाद में अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर उसने इस गैंग को छोड़कर अपना एक अलग रास्ता तैयार कर लिया था। वह एक सर्कस का कलाकार बन गया था और सर्कस में अपने कारनामों से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर जो कमाई करता, उससे अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला रहा था। एक दिन जब वह सर्कस से अपने घर वापस आ रहा था तो रास्ते में डॉन गैंग का नंबर 2 माने जाने वाला नारंग उससे मिलता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नारंग को सलाम कर जेजे कहता है कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तब नारंग कहता है कि रास्ता भले ही अलग अलग हो गए, लेकिन थोड़ी दूर के लिए तुम हमारी गाड़ी में बैठकर तो जा ही सकते हो। इस पर जेजे राजी हो जाता है। रास्ते में नारंग उसे बताता है कि राजकमल फैक्ट्री का कैश प्रतिदिन एक निर्धारित समय में एक बैंक से निकालकर एक वैन में रखकर कड़ी सुरक्षा के बीच फैक्ट्री कार्यालय पहुंचाई जाती है। वह जेजे को इस वैन की तिजोरी का ताला तोड़कर इस रुपये को निकाल लाने की बात कहते हुए उसे एक बड़ी राशि मेहनताना के दौर पर देने की पेशकश करता है। यह सुनते ही जेजे गाड़ी रुकवाकर वहीं उतर जाता है। तब नारंग कहता है कि ये सोच लो, सर्कस में तुम्हें मामूली कमाई होती है, लेकिन इस छोटे से काम के बदले तुम्हें लाखों रुपये मिलेंगे। नारंग के प्रलोभन के बावजूद जेजे इसके लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि सर्कस में उसे जो कुछ मिलता है वह उससे ही खुश है। यहाँ से निकलकर जेजे जैसे ही अपना घर पहुँचता है, वैसे ही उसके बच्चे दीपू और मुन्नी उसे इस बात की सूचना देते हैं कि थोड़ी देर पहले माँ यहीं कहीं गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसके बाद पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए हैं। बच्चों से यह बात सुन जेजे अस्पताल चला जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे तत्काल अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने की बात करते हुए एक बड़ी राशि की मांग करता है। वह डॉक्टर से तुरंत पैसे की व्यवस्था कर आने की बात करता है और कहता है कि तब तक वह ऑपरेशन की तैयारी करे। फिर यहाँ से निकलकर वह अपने सर्कस मालिक से जाकर मिलता है। सर्कस का मालिक उसे पैसा देना तो दूर, उल्टे अगले दिन से उसे नौकरी पर भी आने से मना कर देता है। तब जेजे भारी मन से वहाँ से बाहर निकलता है और उसके वहाँ से बाहर जाने के बाद सर्कस के तंबू से डॉन गैंग का एक व्यक्ति निकलता है और सर्कस के मालिक को धमकाते हुए कहता है कि किसी भी सूरत में किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके कहने पर तुमने जेजे को काम से निकाला है। जेजे जैसे ही सर्कस से बाहर निकलता है, वहाँ वह नारंग और उसके आदमी को एक बड़े वैन के साथ खड़ा पाता है। नारंग से वैन में घुसने का इशारा करता है और जेजे बेहिचक उस वैन में घुसकर बैठ जाता है। फिर नारंग उसके बगल में बैठकर उसे फैक्ट्री के रुपये के लूट लाने का तरीका बताता है। बताए तरीके के अनुसार जेजे बैंक से रुपया लेकर कड़ी सुरक्षा में आ रही वैन के रेलवे क्रॉसिंग फाटक गिरा होने के कारण रुकते ही वैन के नीचे से एक जगह बनाकर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर सारे रुपये एक बड़े बैग में भरकर जैसे ही गाड़ी एक ट्रैफिक जाम में फंसती है, वह उसी नीचे वाले रास्ते से उतरकर रुपये लेकर नारंग
को पहुंचा देता है और उससे अपना महताना लेकर अस्पताल जाने लगता है। लेकिन इस हड़बड़ी में उसे यह ध्यान नहीं रहा कि उसका सिगरेट लाइटर उस खजाने वाले गाड़ी में ही गिर गई थी। इससे पहले कि जे अस्पताल में डॉक्टर को पैसे देकर अपनी पत्नी के इलाज की व्यवस्था करता, डीएसपी सिल्वा उसे अस्पताल के एंट्री पॉइंट पर ही रोकते हुए बताता है कि उसका यह सिगरेट लाइटर उस गाड़ी में छूट गया था जिसमें राजकमल कंपनी का कैश ढोया जा रहा था। फिर उसने पुलिस को जे की तलाशी लेने के लिए कहा। तलाशी में इसके पास से पैसे मिलने पर डीएसपी सिल्वा ने इसे अरेस्ट करवा लिया और जेल भेज दिया। हालांकि इस बीच जे गिड़गिड़ाता रहा कि अभी मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो और ये रुपये भी मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा सकूं और उसके बाद में ये सारी चीज़ें तुम्हें दे दूंगा। मैं खुद भी अपना अपराध स्वीकार कर जेल जाने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन डीएसपी सिल्वा ने इसे नहीं माना और हिरासत में डाल दिया। इलाज के अभाव में इसकी पत्नी मर गई और यह जेल चला गया। इसके बच्चे अनाथ हो गए। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि न जाने वो बच्चे उसे किस स्थिति में इस समय रह रहे होंगे। और फिर वह अपने उस दोस्त को कहता है कि मैं डीएसपी सिल्वा को इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। विजय से किए वायदे के अनुसार डीएसपी सिल्वा ने उन दोनों बच्चों का एक नामचीन विद्यालय में नामांकन कराकर उसे बोर्डिंग में डाल दिया। फिर वह विजय को एक दिन उसके बच्चों से मिलवाता है। बच्चों के इस बदले रूप को देखकर विजय काफ़ी खुश होता है। फिर वह डीएसपी सिल्वा से कहता है क्या वह पूरी तरह से डॉन बनने के लिए तैयार है। इस पर डीएसपी सिल्वा कहता है कि नहीं, वह अभी तैयार नहीं हुआ है। उसे अभी कई कड़े ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और जब वह डॉन बन जाएगा तभी वह उस गैंग में जाएगा। बिना किसी को कुछ बताए डीएसपी सिल्वा विजय को डॉन की पुरानी फिल्म हिस्ट्री दिखाता है। इसे देखकर विजय जब पूछता है कि उसे तो अपने गैंग के साथियों का नाम भी पता नहीं है, ऐसे में वह कैसे वहां जाकर रह पाएगा। तब डीएसपी सिल्वा बताता है कि मैंने डॉक्टर से इस प्रकार का सर्टिफिकेट निकलवा कर यह प्रचारित करवा दिया है कि डॉन इस समय अपनी याददाश्त खो चुका है, लेकिन अगर उसे पुरानी बातें बताई जाएं तो वह अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा सकता है। इसके अलावा डीएसपी सिल्वा विजय को पान खाने से भी मना करता है क्योंकि डॉन पान नहीं खाता था। फिर एक तय योजना के अनुसार डीएसपी सिल्वा विजय को डॉन की गैंग में पहुंचाने का तिकड़म रचता है। डीएसपी सिल्वा एक गुमनाम फ़ोन इंस्पेक्टर वर्मा को करता है और डॉन के छुपे होने की बात बताता है। इंस्पेक्टर वर्मा इस बात की जानकारी इंटरपोल अधिकारी आर.के. मलिक को देता है। फिर दोनों मिलकर इस बात की जानकारी डीएसपी सिल्वा को देता है। तब डीएसपी सिल्वा इंस्पेक्टर वर्मा को जल्दी से डॉन को पकड़ने का आदेश देता है और फिर अपने ही नेतृत्व में पुलिस की टीम को लेकर आर.के. मलिक के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाता है, जहां विजय यानी अब का डॉन घायल अवस्था में मिलता है। पुलिस उसे उठाकर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाती है और वहाँ भारी पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था करती है। पुलिस के द्वारा डॉन की घायल अवस्था में पकड़े जाने और अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर मिलने के बाद डॉन गैंग के प्रमुख सदस्य नारंग अपने साथियों के साथ इस बात की मंत्रणा करता है कि चाहे जैसे भी हो डॉन को वापस अपने गैंग में लाना ही पड़ेगा। अस्पताल में पुलिस की भारी बंदोबस्ती को देखते हुए डॉन गैंग के एक प्रमुख सदस्य मैक यह सुझाव देता है कि जब पुलिस डॉन की गाड़ी को लेकर अस्पताल से थाना या न्यायालय ला रही होगी तभी रास्ते में किसी तरह से डॉन को अपने कब्जे में लेकर अपने गैंग में लाना होगा। इस पर रोमा, जो अब तक इन सब की बातें सुन रही थी, वहां आकर बताती है कि जब अस्पताल में डॉन के लिए इतनी कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है तो फिर यहाँ से उसे निकाल कर पुलिस जब इसे न्यायालय लेकर जा रही होगी तो उसके लिए कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करेगी। और ऐसे में उसे वहाँ से उठाकर लाना तो दूर, उसके आसपास फटकना भी संभव नहीं होगा। तब डॉन अगर एक बार जेल चला गया तो फिर पुलिस और न्यायालय इससे इस गैंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर इस गैंग के सदस्यों को पकड़कर न्यायालय से कड़ी सजा दिलवाएगा। इसके बाद रोमा उन लोगों को डॉन को अस्पताल से ही गायब करने की रणनीति बताती है। इस रणनीति के तहत रोमा खुद अस्पताल पहुंचती है। वहां वह एक नर्स बनकर पुलिस को छकाते हुए डॉन को उसके बेड से एक ट्रॉली में उठाकर कभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की बात तो कभी एक्सरे कराने जैसी बातें कहकर पुलिस तथा मेडिकल टीम को छकाते हुए एक शववाहक से एम्बुलेंस में डाल देती है। फिर उस शववाहक एम्बुलेंस में बैठकर वह अपने गैंग के ठिकाने पर नारंग और अन्य सदस्यों के साथ जाने लगती है। इस बीच अस्पताल से डॉन के गायब होने की जानकारी पाकर पुलिस हर गाड़ी और लोगों की तलाशी लेने लगती है। इसी क्रम में एक जगह पुलिस को इनकी गतिविधियों पर शंका होती है और वे इसके वाहन को
लेकर सवाल करते हैं। सब वाहक एम्बुलेंस में आगे बैठा नारंग पुलिस को वाहन में सब होने की बात बताकर वहां से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पुलिस खुद सबको देखने की बात करती है। इससे पहले कि पुलिस लाश देखने शव वाहन का दरवाज़ा खुलवाती, रोमा इस समस्या का निदान निकाल चुकी होती है। वह यहाँ डॉन की जगह पर मैक को मृतवत लिटा देती है और डॉन के अंदर ही छुपा देती है। पुलिस शव वाहन के अंदर लाश की जगह मृतवत लेटे मैक को देखकर इत्मीनान हो जाती है कि इसमें डॉन नहीं है। इसके बाद वह शव वाहन को डॉन को लेकर सीधे अपने ठिकाने पर आ जाती है। यहाँ डॉन बना विजय उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से हर किसी की तरफ देखता है, मानो कुछ समझने की चेष्टा कर रहा हो, उसकी याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए सब मिलकर उसे खुद को पहचानने के लिए कहता है। इसी क्रम में नारंग उससे जुड़ी कई पुरानी वस्तुएं उसे दिखाता है, जिसमें वह डायरी भी शामिल है, जिसे अपने अंतिम अभियान में जाने से पूर्व डॉन ने विशेष रूप से देखा था। यहाँ डॉन बना विजय इस प्रकार का नाटक करता है मानो उसकी खोई याददाश्त कुछ कुछ वापस आ रही है। इसके बाद रोमा वापस वहाँ से अपने जूडो कराटे ट्रेनर दयाल के पास आती है। यहाँ दयाल उससे कहता है कि तुम्हारे लिए तो यही बेहतर अवसर है उसका बदला लेने का। अभी तो उसकी याददाश्त भी नहीं है कि वह तुम्हारा प्रतिरोध भी कर सके। तुम उसकी हत्या कर अपने भाई की हत्या का बदला ले सकती हो। लेकिन रोमा उसे अभी कुछ और दिन तक रुककर डॉन की याददाश्त पूर्ण रूप से वापस आने का इंतजार करने की बात कहती है, ताकि जब वह उसे मारे तो उसे पता होना चाहिए कि मैं उसे क्यों मार रही हूँ। उसे मारने वक्त जब मैं रमेश की हत्या का बदला लेने की बात करूँ तो वह समझे कि रमेश कौन है। एक दिन मैक विक्रम डॉन बने विजय को अपनी कार में बिठाकर उसकी याददाश्त वापस कराने के उद्देश्य से उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहां डॉन पहले अक्सर आया करता था। वापस लौटते वक्त रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर जब वे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं तब वॉशरूम जाने के बहाने डॉन बना विजय डीएसपी सिल्वा को अपने ठिकाने के बारे में बताता है। डीएसपी सिल्वा तुरंत वहां आकर उसे अपनी पिस्तौल की नोक पर ले लेता है और पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। डॉन बना विजय हाथ ऊपर उठाकर पुलिस की गाड़ी को जा रहा होता है और जैसे ही वह पेट्रोल भर रहे पेट्रोल कर्मी के पास आता है वह झपट्टा मारकर उसके हाथ से पाइप छीनकर पेट्रोल से पूरी तरह से डीएसपी डी सिल्वा को भिगो देता है और अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से भाग जाता है। डीएसपी सिल्वा अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा कर रहा होता है। तभी एक जगह डॉन बना विजय गाड़ी को मोड़ने कहता है और थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी को रुकवा कर इस बात के लिए काफ़ी खुशी प्रकट करता है कि उसकी याददाश्त वापस हो गई। उसने बताया कि यही वह जगह है जहां उसकी गाड़ी के साथ दुर्घटना हुई थी। पुलिस उस पर यूं ही फायरिंग कर रही थी। इसके बाद सब वापस अपने अड्डे पर लौट आते हैं। इस बीच रोमा को जब यह पता चलता है कि डॉन की याददाश्त वापस आ गई है तब वह डॉन से बदला लेने का अवसर तलाशने लगती है। इधर डॉन बना विजय जब से अपने अड्डे पर आया है तब से वह अपने पुराने गर्लफ्रेंड अनीता, जिसकी भूमिका अर्पणा चौधरी ने निभाई है, उसकी जगह रोमा को ज़्यादा चाहता है। रोमा से डॉन की निकटता और अनीता को कांटे की तरह चुभती है। वह मैक को बताती है कि रोमा अब ज़्यादा दिन तक बचने वाली नहीं, क्योंकि वह उसे अब जीने नहीं देगी। इसी बीच नारंग डॉन बने विजय को यह बताता है कि एक नया सौदा तय हुआ है जिसे अंजाम देना है। तब डॉन बना विजय यह पूछता है कि डिलीवरी कहाँ देनी है। इस पर नारंग बताता है कि डिलीवरी की जगह वह खुद ही बताएगा। तब रोमा नारंग से पूछता है कि वहाँ कितने आदमी होंगे। इस पर नारंग के कुछ नहीं बोलने पर रोमा खुद ही यह बात दोहराती है कि वह भी डॉन के साथ जाएगी, ताकि अगर उधर से अधिक आदमी हुए तो इधर से भी कुछ आदमी हो जाएंगे। और इस पर नारंग उसके रिवॉल्वर चलाने की बात कहकर उसकी प्रशंसा भी करता है। तो रोमा उससे में दो बातें और भी जोड़ देती है कि वह यह भी जानते हैं कि रिवॉल्वर से कब और किसे मारना चाहिए। डॉन के साथ जाने से पूर्व रोमा अपने पिस्टल में गोलियां भरती है ताकि मौका पाकर डॉन को ठिकाना लगाया जा सके। डॉन बने विजय के साथ रोमा पूर्व निर्धारित स्थान पर आती है। निर्धारित जगह पर जिससे यह सौदा तय हुआ है उसका आदमी वहां आता है। उसे अकेला देख डॉन बना विजय रोमा को गाड़ी में ही बैठे रहने के लिए कहता है और खुद आगे बढ़कर ब्रीफकेस की अदला बदली कर इस सौदे का निपटारा कर लेता है। सौदा का निपटारा कर बाद में जब वह वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है तो उसके नज़दीक पहुंचते ही रोमा उस पर रिवॉल्वर तान देती है और उसे मारने के लिए तैयार होने की बात करते हुए रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा देती है। लेकिन जब उससे गोलियां नहीं निकलती है तो रोमा बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि अरे वह तो यूं ही मजाक कर रही थी और उसकी परीक्षा भी ले रही थी कि वह अब डरता है या पहले ही की तरह निडर है, और तुम तो बिल्कुल पहले ही की तरह निडर निकले।
इस पर डॉन बना विजय कहता है कि सच बात तो यह है कि एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। उस सौदा के डन हो जाने के बाद रोमा के अड्डे पर लौटने पर अनीता उसे हिकारत भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद वह मैक को बताती है उसने तो रोमा के रिवॉल्वर की गोलियां निकालकर उसके मारे जाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सौदा शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाने की परिस्थिति में उसका कुछ नहीं बिगड़ा। स्थिति खराब होती तो डॉन तो हर परिस्थिति में अपनी सुरक्षा कर लेता, लेकिन रोमा के पिस्तौल में गोली नहीं रहने पर वह तो नाहक ही अपनी जान गंवा बैठती। खैर, मुझे अब कुछ और दिन का इंतजार करना पड़ेगा रोमा को मारने के लिए। लंबे दिनों के बाद एक सफल सौदा होने की खुशी में नारंग अपने अड्डे पर एक पार्टी देने की बात करता है। इस पर डॉन बना विजय कहता है कि उसे कल डीएसपी सिल्वा के पास जाना है और उससे अपना बदला लेना है, क्योंकि डीएसपी सिल्वा ने दो बार उसे जान से मारने का असफल प्रयास किया है। जब इस पर नारंग डीएसपी सिल्वा की कड़ी सुरक्षा में 7वें मंजिल पर रहने की बात करता है तो डॉन बना विजय कहता है कि वह नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से उसके कमरे में प्रवेश करेगा। तब वहाँ बैठी रोमा भी इसे डॉन से बदला लेने का एक अवसर समझते हुए डॉन बने विजय के संग नारंग से जाने की अनुमति लेती है। इधर डॉन बना विजय पहले ही गुप्त रूप से सारी बातें डीएसपी सिल्वा को बता देता है। डीएसपी सिल्वा इस गैंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वाली इस डायरी को काफ़ी संभाल कर और सावधानीपूर्वक लाने की बात करता है। नारंग से कहकर रोमा डॉन बने विजय के साथ नहीं जाकर पहले से ही डीएसपी डी सिल्वा के छत पर एक तेज चाकू लेकर चली जाती है। इधर विजय एक रस्सी का फंदा लगाकर डीएसपी डी सिल्वा से मिलने के लिए जा रहा होता है। जब वह काफ़ी ऊंचाई पर रहता है तभी उसे ऊपर रोमा एक चाकू लिए हुए दिखाई पड़ती है। रोमा डॉन बने हुए विजय से कहती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर जब डॉन बना विजय उसे छोड़ देने के लिए कहता है तो रोमा कहती है कि वह उसे हरगिज नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह उसके भाई रमेश का हत्यारा है। और ऐसा कहकर वह उस फंदे को पूरी तरह से काट देती है। इसके बाद डॉन बना विजय एक पानी की तालाब में गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वह रोमा का पीछा करने लगता है। काफ़ी भाग दौड़ के बाद विजय रोमा को पकड़ने में सफल हो जाता है। तब दोनों के बीच मारपीट होने लगती है। इस दौरान भी डॉन बना विजय रोमा से खुद के डॉन नहीं होने की बात करता है। तभी डीएसपी डी सिल्वा वहाँ आ जाते हैं और रोमा को विजय की बातें सही होने की पुष्टि करते हैं। इसके बाद रोमा काफ़ी पश्चाताप करती है और विजय से प्रेम करने की बात करती है। रोमा कहती है कि वह तो अपने भाई का बदला लेने के लिए इस गैंग से जुड़ी थी, लेकिन विजय इस गैंग से क्यों जुड़ा। तब डॉन बना विजय उससे कहता है कि उसके 2 बच्चे हैं और उसके अपने नहीं हैं, उन्हें लावारिस अवस्था में मिले हैं, लेकिन वे अपनों से भी बढ़कर हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई के खातिर ही डीएसपी डी सिल्वा के कहने पर उसने इस गैंग को ज्वाइन किया है। वह उन बच्चों के माता पिता को भी नहीं जानता है। सजा की अवधि पूरी कर जे जेल से बाहर निकलता है, लेकिन निकलते वक्त वह संतरी से कहता है कि वह इस दरवाजे को खुला रखे, क्योंकि जल्दी ही वो वापस लौटेगा और इस बार वह जेल यहाँ से बाहर निकलने के लिए नहीं बल्कि फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए लौटेगा। वहाँ से वह अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए चल रहा होता है। तभी एक स्कूल के पास जब आता है तो दीपू और उसके साथी के द्वारा फेंका गया एक गेंद उसके पास आता है, जिसे वह बाहर से ही अंदर फेंक देता है। दीपू से आमना सामना नहीं होने के कारण वह अपने बच्चों के पास पहुंचकर भी उससे मुलाकात नहीं कर पाता है। यहाँ से वह सीधा डीएसपी डी सिल्वा की हत्या करने के उद्देश्य से उसके घर में आकर छिप जाता है। रोमा और विजय डीएसपी डी सिल्वा से मिलकर अपने गैंग में वापस लौटता है। यहाँ से डॉन बना विजय डीएसपी डी सिल्वा से छिपकर इस बात की सूचना देता है कि आज यहाँ अपराधियों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। तब डीएसपी डी सिल्वा उसे बताते हैं कि इस गैंग का संचालक नारंग नहीं है बल्कि वर्धन है, जिसकी भूमिका ओम शिवपुरी ने निभाई है। डॉन बना विजय डीएसपी डी सिल्वा को ठीक रात 9 बजे यहाँ आकर रेड करने के लिए कहता है। पुलिस को सूचित कर वह फ़ोन रखकर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है, सामने अनीता को पाता है। अनीता कहती है कि उसे तो पहले ही यह शक हो गया था कि तुम डॉन नहीं हो, और आज यह बात सही सिद्ध हो गई। इसके बाद ऐसा कहते ही डॉन बना विजय उसके मुंह में पट्टी बांधकर उसे एक अलमारी में बंद कर देता है और फिर रात में यहाँ रेड पड़ने का इंतजार कर रहा होता है। विजय की सूचना के अनुसार डीएसपी डी सिल्वा रात 9 बजे डॉन के अड्डे पर छापामारी करने की तैयारी कर रहा होता है। ड्रेस पहनने के बाद वह निर्धारित जगह पर रखी अपनी पिस्तौल को ढूंढता है, जो उसे नहीं मिलती है, और जब
वह इसे बेसब्री से ढूंढने लगता है तो सामने एक रिवॉल्विंग चेयर पर उसके पिस्टल लिए हुए बैठा हुआ जे उसे मिलता है। वह डीएसपी डिसिल्वा को मरने के लिए तैयार हो जाने की बात करता है। वह डीएसपी डिसिल्वा को बताता है कि उसके ही कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है और वह खुद भी लंगड़ा हो गया है। तब डीएसपी डिसिल्वा उसे बच्चों के बारे में जानकारी होने की बात बताता है, लेकिन वह इस बात छापेमारी कर लौटने के बाद बताने की बात करता है। दूसरे वह अपने पिस्टल की मांग करता है। उसकी मांग सुन जे उससे वादा खिलाफी करने की बात करता है कि पिस्टल देने पर उसने अगर इसे गिरफ्तार कर लिया तो। इस पर डीएसपी डिसिल्वा उससे इनकार नहीं करता है, कहता है वह ऐसा कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसे अभी इसकी बातों पर भरोसा रखना होगा। तब जे यह कहते हुए उसकी पिस्टल उसे लौटा देता है कि मैं तुमसे उतना नफरत नहीं करता हूँ जितना कि अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। तुम अभी जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा। इस बीच जब डॉन के अड्डे पर सभी अपराधी जश्न मना रहे होते हैं तो वहाँ अनीता मुंह में टेप ली हुई आती है और कुछ कहना चाहती है। डॉन बना विजय उसे फिर से वहाँ से बाहर भेज देता है और तब विक्रम यह कहता है कि मुझे इन बातों में शंका नजर आ रही है। इस बात को लेकर डॉन बने विजय और विक्रम में कुछ बहस शुरू हो जाती है। तभी डीएसपी डिसिल्वा के नेतृत्व में यहाँ छापा पड़ जाता है। पुलिस सारे अपराधियों को पकड़ लेती है, लेकिन अपराधियों की खोज में डीएसपी डिसिल्वा को गोली लग जाती है और उसे तत्काल अस्पताल भेज दिया जाता है। इधर पुलिस जब डॉन बने विजय को गिरफ्तार करना चाहती है तो वह खुद को डॉन नहीं बताकर विजय बताता है और उसे डीएसपी का इन्फॉर्मर बताता है। इसके लिए वह डीएसपी से प्रमाण दिलाने की भी बात करता है। पहले तो इंस्पेक्टर वर्मा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन इंटरपोल अधिकारी आर.के. मलिक के कहने पर वह डॉन बने विजय को लेकर डीएसपी डिसिल्वा के पास जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। यहाँ विजय एक दूसरा प्रमाण देने की बात करता है कि उसने डीएसपी डिसिल्वा की अलमारी में इस गैंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाली एक फाइल रखी थी। इंस्पेक्टर वर्मा इसे भी डॉन की एक चाल मानता है, लेकिन फिर इंटरपोल अधिकारी आर.के. मलिक के कहने पर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ आने पर भी सब कुछ उथल पुथल पाता है, लेकिन डायरी नहीं मिलती है। तब वह अंतिम प्रमाण के तौर पर अपने द्वारा पूर्व में थाना में दिखाई गई एक रिपोर्ट की बात करता है, लेकिन थाना के फाइल में वह रिपोर्ट भी नहीं मिलती है। इसके बावजूद विजय खुद को डॉन नहीं होने की बात बताता है, लेकिन अब पुलिस उसे नहीं मानती और इस गैंग के अन्य अपराधियों के साथ ही जेल में बंद कर देती है। यहाँ अपराधी इस पर हमला करने लगते हैं, तभी नारंग यह कहकर इसे छुड़ा देता है। कभी इस पर हमला करोगे तो पुलिस को शंका हो जाएगी कि यह हमारा आदमी नहीं है और वह उसे छोड़ देगी। ऐसे में अभी इसे कुछ नहीं करना है। एक तो अदालत में इसे फांसी की सज़ा हो जाएगी और नहीं तो या पुलिस से या जेल में हम में से किसी से मारा जाएगा, यह बेचारा तो दोहरा फंसा। इसके बाद इंटरपोल अधिकारी आर.के. मलिक इंस्पेक्टर वर्मा से इन सभी को न्यायालय में पेश करने के लिए कहता है। तभी अपराधियों के साथ विजय को भी जब जेल की गाड़ी से न्यायालय ले जाया जा रहा होता है, तब रास्ते में विजय गैंग के कुछ सदस्य साकाल से भिड़ जाता है। गाड़ी के अंदर चल रही इस लड़ाई से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और विजय समेत सभी अपराधी वहां से भाग जाता है। हालांकि पुलिस इसका पीछा करती है, लेकिन विजय भागने में सफल हो जाता है और इस दौरान उसकी मुलाकात रोमा से होती है। विजय रोमा को यह बताता है कि डीएसपी डिसिल्वा के मरने के बाद वह डायरी ही अब इसे बचा सकता है, वरना न्यायालय डॉन होने के आरोप में इसे सूली पर चढ़ा देगी, या फिर अपराधी जिसे यह पता चल चुका है कि मैं डॉन नहीं हूँ वह मुझे मार देंगे। तब विजय रोमा से यह कहते हुए डॉन की गैंग से संपर्क बनाए रखने के लिए कहता है कि उस पर तो अभी तक किसी को कोई संदेह नहीं है। जैसे ही वहाँ या डायरी या दूसरा कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो यह सिद्ध कर सके कि डॉन मर चुका है और यह डॉन नहीं विजय है, वह इसे वहाँ से सूचित करे। इस पर रोमा कहती है कि उससे अगली मुलाकात कब होगी, और तब एक सप्ताह के बाद एक मंदिर के पास वह मिलने की बात करता है। डीएसपी डिसिल्वा की मौत के बाद उसके घर में इंतजार कर रहे जे को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वह उसकी अलमारी को तोड़कर उसके सारे सामानों को ढूंढता है। यहाँ उसे एक डायरी मिलती है। वह इस डायरी को लेकर बहुत खुश है और अपने रूममेट को खुशी खुशी यह बताता है कि जब वह नारंग की यह डायरी देगा तो इससे उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे, जिससे उसका जीवन सुखमय ढंग से गुजरेगा। फिर वह अपने बच्चों के नहीं मिल पाने की वजह से काफ़ी दुख भी प्रकट करता है। निर्धारित दिन विजय रोमा से मिलने के लिए आ रहा होता है, तभी दो पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ जाती है और उससे बचने के लिए विजय भागते भागते एक पुराने टूटे फूटे घर में प्रवेश कर जाता है। इसके पीछे वो दोनों पुलिस वाले भी उस घर में घुसकर जे से सवाल करते हैं कि कोई यहाँ आया है।
तो विजय के इस घर में प्रवेश करने के बावजूद जे उसे यह नहीं बताता है कि उस दोनों के अलावा यहाँ कोई अन्य और आया है। तब वह दोनों पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विजय एक कोने से निकलकर जब मुख्य दरवाजे से होकर बाहर जाना चाहता है, तब जे उसे रोकते हुए कहता है कि उधर पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम पीछे वाले दरवाजे से चले जाओ। तब विजय पीछे वाले दरवाजे से जाने क्रम में अचानक रुकता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया। तो जे ने बताया कि एक तो वह लंगड़ा है, दूसरा वह अकेले इस घर में रहता है, और तीसरे पुलिस से उसकी बड़ी याराना है। और फिर वह ऐसे में यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। तब विजय यहाँ से निकलकर विजय रोमा के पास जाता है, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। रोमा विजय पर बहुत विलम्ब से आने का आरोप लगाती है। तब विजय कहता है कि वह तो बहुत पहले ही यहाँ आने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस उसके पीछे पड़ गए, जिस कारण इतना विलम्ब हुआ। अपनी बेगुनाही की सबूत देने के लिए विजय इंटरपोल अधिकारी R.K. मलिक पर भरोसा जीतने का प्रयास करता है। इसी क्रम में वह फ़ोन पर उससे बातें कर 11 बजे का समय मिलने के लिए तय करता है। दूर एकांत में मिलने के तय स्थान पर जब विजय जाता है तो वहाँ पहले ही से R.K. मलिक को मौजूद पाता है। तब वह रास्ते में पुलिस द्वारा पीछे किया जाने की बात कहकर विलम्ब से आने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वह R.K. मलिक को बताता है कि वह डॉन नहीं बल्कि विजय है। इस पर R.K. मलिक उसे हर बात मालूम होने की बात कहता है और कहता है कि वह तो डॉन को भी जानता था और विजय को भी जानता है। तब विजय कहता है कि जब आप सारी बातों को जानते थे तो आपने मुझे पुलिस से बचाया क्यों नहीं? अभी भी पुलिस मुझ पर संदेह किए बैठे हुई है। इस पर R.K. मलिक अपने आदमियों से उसे पकड़कर ठिकाने लगाने के लिए कहता है और कहता है कि जैसे तुम विजय नहीं हो, वैसे मैं भी इंटरपोल का अधिकारी R.K. मलिक नहीं हूँ। मैं इस गैंग का लीडर हूँ। इसके बाद उसके इशारे पर उसके गैंग के आदमी उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तब विजय वहाँ से भाग जाता है। फिर जंगलों में जब वह उन लोगों से घिर जाता है, तब सबको पीट कर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। विजय अब इस बात को जान जाता है कि R.K. मलिक इंटरपोल का अधिकारी नहीं बल्कि इस गैंग का प्रधान वर्धन है, जिसकी भूमिका भी ओम शिवपुरी ही निभा रहा है। इसके बाद वह एक पत्र लिखकर इंस्पेक्टर वर्मा के पत्र मंजूषा में डाल आता है और वहाँ से भागकर चला आता है। जब इंस्पेक्टर वर्मा इस पत्र को पढ़ता है तो वह R.K. मलिक को यह बात बताने के लिए आता है। विजय को जब वर्धन के बारे में जानकारी मिलती है कि वह नकली R.K. मलिक बना बैठा है, तो वह R.K. मलिक से मिलने जाता है, उसे आराम से रहने की बात करता है और यहाँ से निकलने के अलावा उसे हर प्रकार की सुविधा देने की बात R.K. मलिक करता है। जैसे ही इंस्पेक्टर वर्मा ने गुमनाम मिले पत्र के अनुसार इंटरपोल अधिकारी R.K. मलिक पर संदेह प्रकट करते हुए कुछ कहना चाहा, इससे पहले इंटरपोल अधिकारी R.K. मलिक बना वर्धन ने इंस्पेक्टर वर्मा पर यह आरोप लगा दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर वर्मा ने भी वैसा ही एक आरोप वाले पत्र के बारे में बताया, तो R.K. मलिक बने वर्धन ने उससे वह पत्र लेकर फाड़ दिया और कहा कि लगता है कि हम दोनों को किसी ने अप्रैल फूल बनाया है। छद्म इंटरपोल अधिकारी R.K. मलिक बना वर्धन नारंग से विजय के दोनों बच्चों को लेकर सवाल करता है। तब नारंग उसके एक स्कूल में होने की बात बताता है। वर्धन विजय के चहेते बच्चों को स्कूल से उठाकर अपने ही अड्डे पर लाने का आदेश देता है। तब मैक और विक्रम स्कूल से दीपू और मुन्नी को यह कहकर बुलाते हैं कि वह उसके चाचा के दोस्त हैं और उसके चाचा ने उसे इन दोनों को लाने के लिए भेजा है। इसकी बातों पर भरोसा कर जब दोनों बच्चे उसके साथ कार में बैठ जाते हैं तो वह दोनों बच्चों को कार में लेकर अपने अड्डे पर आकर उसे एक कमरे में बंदी बना लेता है। इधर वर्धन अपने साथियों के साथ मिलकर आगामी अपराध की योजना बना रहा होता है। तभी मैक आकर सूचना देता है कि जगजीत यानी जे यहाँ आना चाहता है। वर्धन के आदेश मिलने पर जगजीत यानी जे वहाँ आता है और जब नारंग उससे कैसे होने को लेकर सवाल पूछता है तो वह जवाब देता है कि सामने देखकर भी ऐसे सवाल करते हो। इसके बाद जब वह वर्धन को नाम लेकर संबोधित करता है तो वर्धन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे नाम की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। तब वह कहता है कि जिसके पास इस गैंग से जुड़े हुए सारे ठिकाने और नाम की डायरी हो, उसे किसी का नाम या चेहरा जानने में क्या परेशानी होगी। इसके बाद वर्धन उससे डायरी देने की कीमत पूछता है तो वह इसके लिए 10 लाख रुपये बताता है। इसे सुनकर वर्धन गुस्सा जाता है और मैक उसे खुश करने के लिए पिस्टल निकालकर जे पर तान देता है। तब तक रोमा मैक के हाथों से पिस्तौल छीन लेती है और उसे ऐसा करने से रोकते हुए सलाह देती है, क्योंकि इसके पास गैंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण डायरी है। अगर इससे कुछ हो जाता है तो यह डायरी पुलिस तक पहुंच जाएगी और फिर सारे गैंग की बर्बादी तय है। तब जे इस लड़की के होशियार होने की बात करते हुए एक बार फिर से वर्धन को डायरी के लिए 10 लाख रुपये देने और न देने की स्थिति में इस डायरी को पुलिस में देने की धमकी देता है।
तब वर्धन 10 लाख रुपये देने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। इस पर जे कहता है कि वो रुपये तैयार करे, फिर यह बताएगा कि रुपये किसके द्वारा कब और कहाँ भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेज जाने के सवाल पर वह रोमा की तरफ इशारा करता है। जब वर्धन यह पूछता है कि रोमा ही क्यों, तब जे कहता है क्योंकि यह लड़की होशियार मालूम पड़ती है। अभी इन लोगों की बातचीत चल ही रही थी, किसी ने इंस्पेक्टर वर्मा के वहाँ आने की सूचना इंटरपोल अधिकारी बने RK मलिक बने वर्धन को दे दी। वर्धन ने तुरंत अपने सभी साथियों को वहाँ से छिप जाने के लिए कहा और खुद इंस्पेक्टर वर्मा का इंतजार करने लगा। इसी क्रम में जे जिस कमरे में छुपता है, उस कमरे में ही उसके दोनों बच्चे दीपू और मुन्नी उससे मिलते हैं और उसे अपहरण कर यहाँ लाने के बारे में बताते हैं। तब जे उसे किसी से कुछ नहीं बताने की बात करता है और रात में आकर उसे ले जाने की बात कहकर ढाढ़स बनाता है। इस बीच इंस्पेक्टर वर्मा RK मलिक बना वर्धन से कुछ बातें कर चला जाता है। फिर मैक JK से छुपने वाले कमरे से आता है और उसे यहाँ से निकाल कर ले जाने वक्त उस पर रौब झाड़ता है। तो जे उस डायरी में उसके नाम होने की बात कहकर उसे शांत करा देता है। डॉन के गैंग में हो रही इस बात की जानकारी रोमा विजय को देती है, जो दोनों बच्चों के लापता होने की वजह से परेशान है। तब रोमा उसके डॉन के अपराधी के गिरोह से अड्डे पर होने की बात बताती है। विजय हर हालत में बच्चे को लाने की बात रोमा से कहता है। आधी रात में जे अपने दोनों बच्चों को डॉन के गैंग से निकाल कर ले जाने के लिए आता है। जब वह बच्चों के कमरे में प्रवेश कर रहा होता है तब मैक और विक्रम उसे देख लेता है। दोनों जे से कहते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब जे कमरे में प्रवेश कर अंदर से कुंडी लगा देता है और बच्चों के संग वहाँ से भागने की तरकीब लगाने लगता है। मैक और विक्रम के द्वारा दरवाज़ा थपथपाने के बावजूद भी जब जे दरवाज़ा नहीं खुलता है तो मैक साकाल को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ देने के लिए कहता है। इधर साकाल अपने शरीर का सारा ताकत लगाकर उस दरवाजे को तोड़ने में लगा। उधर जे उस कमरे में मौजूद एक मोटे रस्सी के किनारे से इस खिड़की में बांधकर दूसरे किनारे को उस पार के मकान में फंसा देता है और फिर दोनों बच्चों को गोद में लिए हुए जैसे वह रस्से पर सर्कस में चलता है उसी तरह से दूसरी तरफ जाने लगता है। जब वह लगभग बच्चों के साथ 2/3 रास्ता पार कर चुका होता है तब साकाल उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ने में सफल हो जाता है। अंदर जाकर देखने पर उन्हें जे अपने दोनों बच्चों को लेकर रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाता हुआ दिखता है। मैक के कहने पर साकाल जल्दी से एक चाकू लाता है और उस रस्सी को काटने लगता है। इस क्रम में उसे जितनी देर लगती है उतनी देर में जे अपने बच्चों के साथ लगभग रस्सी के दूसरे किनारे तक पहुंच चुका होता है। साकाल द्वारा रस्सा काटने के बाद वह दोनों बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर खुद रस्सी के सहारे लटकते हुए ज़मीन पर उतरकर वहां से तेजी से भागता है। अपराधी बच्चों संग भाग रहे जे का पीछा करते हैं, लेकिन जे वहां से भागने में सफल होता है और जब वह बच्चों संग भागते हुए अपने मकान वाली गली में दाखिल होता है तब विजय की नज़र उन दोनों बच्चों को लेकर भाग रहे जे पर पड़ता है। विजय उन बच्चों को बचाने की खातिर जे का पीछा करता है। तब जे अपने घर वाले गली में आकर बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर बिठाकर अपना पीछा कर रहे विजय का रास्ता रोक लेता है। इस पर विजय कहता है, हालांकि तुमने मुझे एक बार पुलिस से बचाई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बच्चों को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। इस पर पलटवार करते हुए जे भी उसे कहता है कि भले ही मैंने एक बार तुम्हें पुलिस से बचाया है, लेकिन मैं तुम्हें इस गली के दूसरे किनारे पर बैठे हुए दोनों बच्चों तक पहुंचने नहीं दूंगा। और फिर विजय और जे दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। तभी गली के दूसरे किनारे से निकलकर दीपू और मुन्नी दोनों के बीच आ जाते हैं। दीपू जे को पापा कहकर संबोधित करते हुए कहता है कि पापा, ये विजय अंकल हैं। आपके जाने के बाद इन्होंने ही हम दोनों भाई बहन को सहारा दिया था। इसके बाद वह विजय की तरफ मुखातिब होते हुए कहता है कि अंकल, ये मेरे पिताजी हैं। तब जे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, इन बच्चों की चिंता में मैंने तुम्हें गलत समझा। तब विजय भी कहता है कि वह भी बच्चों से प्रेम की वजह से उसको लेकर गलत सोच बैठा और इसके बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं। जे से अपनी डायरी लेने की खातिर वर्धन एक अटैची में 10 लाख रुपये भरकर रोमा को देते हुए कहता है कि वैसे जे के बताए हुए ठिकाने वाले कब्रगाह पर पहुंचा दे। तब विक्रम भी रोमा के साथ जाने की जिद करता है। रोमा उसे यह कहकर अपने साथ ले जाने से इनकार कर देती, क्या मुझ पर इस गैंग का भरोसा नहीं। रोमा के वहाँ से चले जाने के बाद वर्धन ने विक्रम, मैक और कुछ अन्य अपराधियों को यह कहकर रोमा के पीछे लगा दिया कि जैसे ही वह रुपये से भरे अटैची जे को देकर डायरी वापस लेती है, वैसे ही तुम लोग रोमा और जे दोनों को ख़त्म कर देना तथा रुपये और डायरी दोनों लाकर इस अड्डे पर मुझे दे देना।
रोमा जब निर्दिष्ट कब्रगाह पर पहुंचती है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। वह इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे जेजे की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो उसे रुपये से भरे अटैची को बगल के एक कब्र में रख देने के लिए कहता है। तब रोमा डायरी के बारे में पूछती है। इस पर जेजे उसे एक दूसरी कब्र के पास जाकर वहाँ छुपा कर रखी हुई डायरी लेने के लिए कहता है। रोमा द्वारा डायरी उठाए जाने के बाद जेजे रोमा से पूछकर डायरी के मिल जाने की तसल्ली करते हुए कहता है कि पहले मैं आया था, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मैक, विक्रम और वर्धन के कुछ अन्य अपराधी पहले रोमा को पकड़कर उसके पास से डायरी को अपने कब्जे में लेता है। अपराधियों का दूसरा गिरोह जेजे के हाथों से 10 लाख रुपए की अटैची भी अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद अपराधी रोमा और जेजे दोनों को मार देने की बात करता है। जैसे ही अपराधी रोमा को शूट करने के लिए अपने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने वाला होता है, वैसे ही विजय एक लंबी छलांग लगाकर रोमा पर किए वाले वार को टाल देता है और अपराधियों से भिड़ जाता है। तब रोमा जाकर जेजे पर निशाना लगाए अपराधी की पिटाई कर जेजे को बचा लेती है और फिर तीनों मिलकर अपराधियों की पिटाई करने लगते हैं। पिटाई से जब अपराधी पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं, इसी बीच वर्धन दीपू और मुन्नी को अपने कब्जे में लिए हुए कब्रगाह आ जाता है और उसकी हत्या करने की धमकी देकर पहले जेजे, फिर विजय और फिर रोमा को अपने सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर वह बच्चों की हत्या की धमकी देकर ही डायरी भी अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद इन तीनों को मारने के लिए इन पर रिवॉल्वर तान देता है। तभी दीपू अचानक नीचे से वर्धन का पैर खींच लेता है, जिससे उसके रिवॉल्वर की नाल रोमा, विजय और जेजे की तरफ से हट जाती है। विजय इस अवसर और अपनी लंबी टांग का फायदा उठाकर वर्धन के हाथों पर जोरदार वार करता है, जिससे रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर जाता है। विजय तेजी से चिल की तरह झपट्टा मारकर उस रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लेता है। फिर विजय, रोमा और जेजे मिलकर अपराधियों की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। इस बीच वर्धन पुलिस को आता देख उस डायरी को आग में फेंक देता है, जिसे उसने विजय से हासिल किया था। इंस्पेक्टर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस के वहां पहुंचते ही वर्धन खुद को इंटरपोल अधिकारी आर.के. मलिक के रूप में प्रस्तुत करते हुए इंस्पेक्टर वर्मा को उसके अपराध। तभी विजय अपने पास असली डायरी होने और नकली डायरी के आर.के. मलिक के द्वारा जलाने की बात कहकर सारा पोल खोल देता है। आर.के. मलिक बना हुआ अपराधी वर्धन गिरफ्तार हो जाता है और इधर खुशी खुशी सबका अंत हो जाता है। जेजे को पुत्र मिल जाता है और विजय को अपनी प्रेमिका मिल जाती है।